बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स को, व्यूवर्स को मेरा अभिवादन। इसी कंटेंट में हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स संबंधित जो पेपर्स पढ़ाए जाते हैं उसमें इकोनॉमिक्स टीचिंग से रिलेटेड बातों पर चर्चा करेंगे। ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में जो जब से द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम लागू किया गया है, पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स तृतीय सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में ही से बताया जाता है। इसी पेपर से संबंधित, इसी प्रश्न पत्र से संबंधित यह वीडियो मैंने तैयार किया है। चूँकि मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से संबद्ध महाविद्यालय में कार्यरत हूँ, इसलिए मैंने अपने पाठ्यक्रम के अनुसार ही इस कंटेंट को डेवलप किया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के इकोनॉमिक्स टीचिंग के पाठ्यक्रम में पहले यूनिट में अर्थशास्त्र एक विद्यालयी विषय के रूप में क्या कंटेंट शामिल करता है, इसके चर्चा को इसमें प्रथम इकाई में, फर्स्ट यूनिट में स्थान दिया गया है। यानी इकोनॉमिक्स एज अ स्कूल सब्जेक्ट क्या कंटेंट है, क्या कंटेंट पढ़ाया जाता है और उसका पेडागॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा, इस विषय को ही रखा गया है। यद्यपि जो भी लोग, जो भी विद्यार्थी या जो भी पीपल टीचर्स, छात्राध्यापक अर्थशास्त्र को एक प्रशिक्षण विषय के रूप में चयनित किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, उनसे ये चर्चा करना कि इकोनॉमिक्स क्या है ये उचित नहीं है या निरर्थक है। लेकिन जब हमें अर्थशास्त्र की विषय सामग्री की बात करना है, विषय सामग्री के चर्चा करना है, तो विषय के रूप में अर्थशास्त्र क्या है, इसकी चर्चा के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहके एडम स्मिथ ने इसे शास्त्र के रूप में प्रतिपादित किया। उसके बाद मार्शल आए, रॉबिन्सन आए, इन लोगों ने इस विषय का विस्तार किया, इस विषय में क्या पढ़ाया जाना चाहिए इसका विस्तार किया। जब आज के संदर्भ में हम अर्थशास्त्र के विषय के रूप में देखते हैं अर्थशास्त्र को, तो यह सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाला एक विषय है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इसलिए क्योंकि आर्थिक क्रियाएं और सामाजिक क्रियाएं दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हम उन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो एक सामाजिक मनुष्य के द्वारा की जाती है। उन क्रियाओं का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है कि जो किसी संत या महात्मा के द्वारा किए जाते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम जिन विषयों का अध्ययन करते हैं वो वही कंटेंट उसमें शामिल किए जाते हैं जो एक सामाजिक मनुष्य के जीवन के विविध पक्षों से संबंधित है। जब मनुष्य के, सामाजिक मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम उन संसाधनों का अध्ययन भी करते हैं जो कि जिनके प्रयोग के द्वारा मनुष्य अपनी आर्थिक क्रियाओं को संपादित करता है। जैसे एक सामाजिक मनुष्य उत्पादन करेगा, एक सामाजिक मनुष्य विनिमय और वितरण करेगा, इन सारी बातों का अध्ययन हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। संसाधन यानी जैसे भूमि, राजस्व, इस तरह के जितने भी संसाधनों का उपयोग करके मनुष्य अपनी आर्थिक क्रियाओं को संपादित करता है, उन सब के बारे में, उनकी उपलब्धता के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं, किसी भी प्रकार के संसाधन है तो वो सीमित होते हैं और उनकी सीमितता के दृष्टिगत मनुष्य के द्वारा, सरकार के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा चयन किया जाता है। तो संसाधनों की सीमितता के दृष्टिगत जब मनुष्य चयन करता है तो उस चयन का प्रभाव पड़ता है, कभी व्यापक स्तर पे, कभी कम स्तर पे। तो इस चयन को प्रभावित करने वाले और इस चयन से प्रभावित होने वाले कारकों और संप्रत्ययों का अध्ययन करने का जो विज्ञान है उसे ही हम अर्थशास्त्र के रूप में जानते हैं। यानी यदि हम समेकित रूप में इसे परिभाषित करें, अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है
जिसमें सामाजिक मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित समस्त कारणों का, उसके चयन का, उनके संसाधनों का आदि का अध्ययन अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को हम इतिहास के झरोखे से भी देख सकते हैं। जब मनुष्य का इतिहास प्रारंभ हुआ, जब संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, मनुष्य केवल उपभोक्ता था। प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों को वो उपभोग कर रहा था, क्योंकि संसाधनों की सीमितता नहीं थी, चयन की कोई समस्या नहीं थी, वह उपभोग कर रहा था। आबादी बढ़ी, मनुष्य को संसाधनों की कमी महसूस हुई, तब उसने उत्पादक का कार्य शुरू किया, उत्पादन का कार्य शुरू किया। तो जहाँ पर उसने उत्पादन शुरू किया, यानी नदी के किनारे, वहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता के कारण अन्य लोग भी आने लगे। तो जब अन्य लोग भी आने लगे, उत्पादन व्यापक स्तर पर होने लगा और मनुष्य के सामाजिक स्वरूप का यहाँ से प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से मनुष्य जो है एक सामाजिक मनुष्य, उपभोक्ता के साथ साथ उत्पादक भी बन गया। एक दूसरे के साथ रहते हुए मनुष्य ने जब एक दूसरे के उत्पादन को देखा और एक दूसरे के उत्पादन को उपभोग करने की इच्छा जागृत हुई, स्वाभाविक इच्छा जागृत हुई, तब मनुष्य ने विनिमय की क्रिया को अपनाया। विनिमय की क्रिया धीरे धीरे बढ़ते हुए वितरण की क्रिया तक पहुंच गई। उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, उसका आदान प्रदान, विनिमय बड़े व्यापक स्तर पर होने लगा। बाजार का कंसेप्ट आया और इसके बाद आवश्यकता हुई एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, यानी मुद्रा की। मुद्रा का आविष्कार हुआ, मुद्रा का स्वरूप बदलता गया और आज हम राजस्व से संबंधित क्रियाओं में भी संलग्न हैं। तो इस तरह से मनुष्य की जो समस्त आर्थिक क्रियाएं हैं, उनके चार स्वरूप हमारे सामने हैं: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व। इन चार विभागों से संबंधित जो आर्थिक क्रियाएं हैं, ये सब एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और इन क्रियाओं से संबंधित प्रत्येक पक्ष का अध्ययन अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र की समस्त विषय सामग्री को दो भागों में बांटा गया है: माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उन संप्रत्ययों को रखा जाता है, उन संप्रत्ययों से संबंधित सिद्धांतों को रखा जाता है जिसका संबंध व्यक्ति से या एक छोटे से समूह से हो सकता है। जैसे कि उपयोगिता। उपयोगिता का संप्रत्यय व्यक्ति या फर्म के स्तर पे पढ़ाया जा सकता है। और आय, इनकम, यह भी किसी व्यक्ति की बात हो सकती है, किसी व्यक्ति की आय हो सकती है, किसी व्यक्ति के या किसी फर्म की आय हो सकती है। उस फर्म को उसके आय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण होंगे, ये सारी बातों का अध्ययन किया जा सकता है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का विषय होते हैं। इसी तरह से डिमांड और सप्लाई की बात है, तो डिमांड का क्या कंसेप्ट है, मांग किसे कहते हैं, और मांग को प्रभावित व्यक्ति के द्वारा हो सकता है, समाज के द्वारा हो सकता है, छोटे स्तर के समूह के द्वारा हो सकता है। तो ऐसे सारे जो कंसेप्ट होते हैं उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रखा जाता है। जो मूलभूत आर्थिक संप्रत्यय हैं, उन सभी संप्रत्ययों को, जो मूल है, आधारभूत संप्रत्यय है अर्थशास्त्र के, उनकी आर्थिक शब्दावली, इन सारी बातों का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स की विषय सामग्री है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत वो संप्रत्यय आते हैं जो व्यापक स्तर पे जिनका अध्ययन किया जाता है। जैसे बेरोजगारी। बेरोजगारी एक ऐसा प्रत्यय है जो किसी एक व्यक्ति की बेरोजगारी का अध्ययन नहीं करता। बेरोजगारी एक स्थिति है और यह स्थिति व्यापक स्तर पे देखी जाती है। हम अर्थशास्त्र में जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो हम देश के संदर्भ में, राष्ट्र के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में करते हैं, बड़े स्तर पे। जब हम उसके स्वरूप की बात करते हैं तो किसी एक व्यक्ति के रोजगार को, बेरोजगारी की स्थिति को नहीं, बल्कि उस प्रकार की स्थिति जो व्यापक स्तर पे दिखाई देती है, तो हम उसका अध्ययन बेरोजगारी के अंतर्गत करते हैं। इसी तरह से जब हम जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वह भी व्यापक स्तर पे अध्ययन, व्यापक स्तर के संदर्भ में अध्ययन किए जाने वाला कंसेप्ट है।
किसी एक किसान की आय के बारे में, किसी एक किसान के उत्पादन के बारे में या किसी एक इंडस्ट्री के उत्पादन के बारे में नहीं अध्ययन करते, बल्कि जीडीपी के रूप में हम पूरे राष्ट्र के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र का हो, चाहे द्वितीय क्षेत्र का हो, चाहे तृतीय क्षेत्र का हो, यानी चाहे वो प्राथमिक स्तर पे कोई उत्पादन हो या सेवा के माध्यम से हो, मार्केट के माध्यम, किसी भी प्रकार से जो उत्पादन किया जा रहा है उन सब का अध्ययन हम जीडीपी के अंतर्गत करते हैं। और इसलिए जीडीपी का जो कंसेप्ट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से जब आर्थिक नियोजन की बात होती है तो आर्थिक नियोजन भी राष्ट्रीय स्तर पे किया जाने वाला एक निर्णय है। तो विभिन्न जो योजनाएं होती हैं, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारे देश में लागू होती हैं, उन योजनाओं का अध्ययन, उनका विश्लेषण, उनका मूल्यांकन, यह सारी बातें मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कार्य है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र में दो प्रकार की विषय सामग्री है, एक जो माइक्रो लेवल पे है और दूसरा जो मैक्रो लेवल से है। अर्थशास्त्र के इस विषय सामग्री को स्कूल के आदेशाह इस स्कूल सब्जेक्ट के रूप में जब इस विषय सामग्री को पढ़ाया जाए कि नहीं पढ़ाया जाए, यह निर्णय आदेशाह समिति की, आदेशाह की कमेटी के द्वारा दिए गए सुझावों के उपरांत इसे विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और आदेशाह समिति की सिफारिशों के पहले अर्थशास्त्र विद्यालय स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता था, यह कॉलेज स्तर पे अध्ययन किया जाने वाला सब्जेक्ट था, जिसका प्रारंभ भी कॉलेज लेवल पे होता था। तो आदेशाह कमेटी के सिफारिशों ने अर्थशास्त्र को विद्यालय स्तर पर पढ़ाए जाने की सिफारिश की और जिसके उपरांत अर्थशास्त्र को विद्यालय स्तर पर प्रारंभ किया गया, परंतु स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं। सेकेंडरी लेवल के पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र को शामिल किया गया और अभी भी इस समय भी 9th के लेवल से इकोनॉमिक्स शुरू होता है, जो कि 9th और 10th में सामाजिक विषय के अंतर्गत पढ़ाया जाता है और उसके उपरांत 11वीं कक्षा से स्वतंत्र विषय के रूप में इस विषय का अध्यापन किया जाता है। स्कूल सब्जेक्ट के रूप में कैसे पढ़ाया जाए, इसके लिए माइक्रो लेवल की जो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है और मैक्रो लेवल का जो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, उसका बिल्कुल प्रारंभिक अवबोध कराया जाना ही उद्देश्य होता है। यानी विद्यालय स्तर पे इकोनॉमिक्स में केवल वही कंटेंट रखे जाएं जिससे कि छात्रों में बेसिक कंसेप्ट्स का की अंडरस्टैंडिंग हो सके, अवबोध हो सके। बेसिक कंसेप्ट जैसे अभी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि यूटिलिटी के बारे में, डिमांड के बारे में, क्या होता है, उपयोगिता क्या है, उपयोगिता ह्रास का मतलब क्या है, और आय क्या है, व्यय क्या है, मांग किसे कहते हैं, पूर्ति किसे कहते हैं, इस तरह के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट का की अंडरस्टैंडिंग कराना। मैक्रो लेवल पे देश के स्तर पे जो प्रत्यय हैं, जैसे बेरोजगारी क्या है और जीडीपी क्या है, ऐसे जो कंसेप्ट हैं उनकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कराना, सिर्फ उसका अवबोध कराना, उनको एक एहसास कराना। और विद्यालय के स्तर पर ये कंसेप्ट बहुत डीप लेवल में बच्चों को नहीं पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इनकी सिर्फ एक अवबोधात्मक स्तर की जानकारी दी जाती है और वो जानकारी इस प्रकार से दी जाती है जिससे कि वो अपने आसपास हो रही आर्थिक समस्याओं को देख सकें, आर्थिक गतिविधियों को देख सकें, पहचान सकें, उनके प्रति सजग हो। और इसके अलावा विद्यालय स्तर पे वो कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं जो स्टूडेंट्स में आर्थिक नागरिकता के गुणों को डेवलप कर सके। आर्थिक नागरिकता मतलब जिस प्रकार से हम नागरिकता शब्द से समझते हैं हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स और ड्यूटीज के प्रति हमें अवेयर होना और उन्हें परफॉर्म करना, उसी प्रकार से आर्थिक नागरिकता के अंतर्गत भी वही बात है। एक उपभोक्ता के रूप में, एक उत्पादक के रूप में हमारे क्या अधिकार हैं और हमारे क्या कर्तव्य हैं, जैसे कंज्यूमर अवेयरनेस, ऐसे कंसेप्ट्स को पढ़ाया जाता है। पढ़ाया इसलिए कि विद्यार्थियों में आर्थिक सजगता बनी रहे या विकसित हो। इन उद्देश्यों के साथ में
जब इकोनॉमिक्स को स्कूल लेवल पर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, तो जैसा कि पहले ही बताया कि अर्थशास्त्र 9th और 10th के लेवल पर सामाजिक विषय के अंतर्गत ही इसको इम्बेड किया गया है, उसी के अंतर्गत इसको रखा गया है, पढ़ाया जाता है। हमारे देश में विद्यालयी शिक्षा के लिए 3 प्रकार के बोर्ड चलते हैं, राज्य स्तर के बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड। मैंने इस कंटेंट में सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रमों को लिया है क्योंकि यह व्यापक स्तर पर लागू किए जाते हैं। हर स्टेट का अलग अलग कंटेंट है, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर नहीं लिया हुआ है। सीबीएसई बोर्ड में 9th के स्तर पर अर्थशास्त्र को सोशल स्टडीज के पेपर में 4 चैप्टर्स के रूप में समाहित किया गया है। पहला जो चैप्टर है वो है पालमपुर की कहानी। पालमपुर की कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों को एक गांव के दृश्य का वर्णन करते हुए अर्थशास्त्र के बेसिक कंसेप्ट्स जैसे कि भूमि, कृषि और उत्पादन का क्या अर्थ है, ऐसे जो कंसेप्ट्स हैं, जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनसे परिचित कराया जाता है। दूसरा जो चैप्टर है वो है निर्धनता का। सामान्यतः निर्धनता का जो कंसेप्ट है वो हम लोग व्यक्ति से व्यक्ति की तुलना करते हैं। हम जिसे खुद से कमतर समझते हैं उसे हम गरीब, और हम जिसे हम अपने से ऊपर समझते हैं उसे हम अमीर कहते हैं। लेकिन जब 9th क्लास के बच्चों को निर्धनता का कंसेप्ट पढ़ाया जाता है तो ये बताया जाता है कि समाज वैज्ञानिकों का क्या दृष्टिकोण है, समाज वैज्ञानिक के नजरिए से किसे हम निर्धन कहेंगे, यानी निर्धनता रेखा का क्या अर्थ है, किस प्रकार से और किन आधारों के बाद निर्धनता रेखा का निर्धारण होता है। यही नहीं, इसमें यह भी बताया जाता है कि निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार ने अब तक क्या क्या प्रयास किए हैं और निर्धनता किस प्रकार से एक अभिशाप है। इस तरह के कंसेप्ट इसमें 2nd चैप्टर के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। 3rd चैप्टर में ऐसा कंटेंट रखा गया है जो विद्यार्थियों में एक मनुष्य एक संसाधन है इस बात का अवबोध करा सके। मनुष्य कब एक संसाधन है, यानी उसकी आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से और उसकी अनार्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है, संसाधन के रूप में किसी भी देश की जनता के क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, गुणवत्ता के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, और रोजगार का क्या कंसेप्ट है, यह सारी जो बातें हैं इससे संबंधित कंटेंट 3rd चैप्टर का हिस्सा है। 9th क्लास का जो 4th चैप्टर है वो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, यानी खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं, खाद्य सुरक्षा किस प्रकार से सुनिश्चित की जाती है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित क्या क्या तरीके हैं, सरकार कैसे खाद्य सुरक्षा करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, कितने प्रकार के राशन कार्ड होते हैं, राशन कार्ड कैसे दिखते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये 9th क्लास के 4th चैप्टर में पढ़ाया जाता है। इसके बाद 10th क्लास में जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ भी सोशल स्टडीज़ के एक पार्ट के रूप में ही इकोनॉमिक्स का कंटेंट समाहित किया हुआ है। जैसे 4 चैप्टर्स में पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंतर्गत ये बताया जाता है, ये कंटेंट रखा गया है कि डेवलपमेंट का क्या कंसेप्ट है और क्या का क्राइटेरिया होता है नेशनल डेवलपमेंट को निर्धारित करने का, कौन नेशनल डेवलपमेंट को निर्धारित करता है और कैसे विश्व स्तर पे एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की तुलना विकास के संदर्भों में की जाती है। यानी किसी भी राष्ट्र को हम विकसित, विकासशील व अविकसित राष्ट्र की संज्ञा कब देंगे और कौन देगा, यह सारा कंटेंट इस चैप्टर के अंतर्गत बताया जाता है। 2nd चैप्टर है सेक्टर्स के बारे में, यानी इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स को किन किन आधारों में बांटा जा सकता है, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में बताया जाता है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताया जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है इनके बारे में बताया जाता है, प्रत्येक सेक्टर के क्या
इसके इसके क्या अच्छाइयाँ हैं और इनमें क्या कमियाँ हैं, यह भी बातें इस क्लास मतलब 10th क्लास के इकोनॉमिक्स के कंटेंट का हिस्सा है। जो तीसरा चैप्टर है 10th क्लास का वो है मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर, जिसमें मुद्रा की क्या क्वालिटीज होती है, मुद्रा हम किसे मुद्रा कहेंगे, मुद्रा की क्या विशेषता होती है, मुद्रा के क्या स्वरूप होते हैं, बैंक का क्या रोल होता है, लोन के बैंक कैसे लोन देता है, और शाख किसे कहते हैं, शाख के कितने प्रकार हैं आदि कंटेंट 3rd चैप्टर के माध्यम से दिया जाता है। 4th जो चैप्टर है उसमें ग्लोबलाइजेशन के से रिलेटेड कंटेंट को स्थान दिया गया है 10th क्लास के सिलेबस में, जिसमें ग्लोबलाइजेशन क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फॉरेन ट्रेड क्या है, ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा, किन परिस्थितियों में ग्लोबलाइजेशन की नीति को अपनाया गया, यह सारा जो कंटेंट है वो 10th क्लास के 4th चैप्टर का हिस्सा है। जब बच्चे 11th क्लास में इकोनॉमिक्स विषय का चयन करते हैं तो यह माना जाता है कि वही बच्चे इकोनॉमिक्स विषय को चयनित किए हैं और वही उन्हीं बच्चों ने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लिया है जिनका इसमें इंटरेस्ट है। और जब उनके अंदर इंटरेस्ट आ चुका है तो ऐसी स्थिति में उन्हें कुछ स्किल्स से इक्विप्ड किया जाना आवश्यक है, यानी उनके अंदर कुछ कौशल का विकास भी किया जाना आवश्यक है, जिससे कि वह इस विषय में आगे भी अध्ययन कर सके। अर्थशास्त्र आंकड़ों का विषय है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। आंकड़ों के बिना हम अर्थशास्त्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि हम आर्थिक विकास का अध्ययन करते हैं तो वहाँ भी आंकड़े हैं। यदि हम पंचवर्षीय योजनाओं का विश्लेषण करें वहाँ भी आंकड़े हैं। यदि हम मांग और पूर्ति की बात या मुद्रा निर्धारण की बात करें तो वहाँ भी आंकड़े हैं। तो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए जो सबसे बेसिक स्किल है वो है आंकड़ों को पढ़ना और आंकड़ों को समझना। और ये इसके लिए 11th क्लास के फर्स्ट पेपर में स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स को रखा गया है। सांख्यिकी अर्थशास्त्र विषय की आत्मा है। बिना सांख्यिकी के अर्थशास्त्र की संकल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए 11th क्लास में बच्चों को इन आंकड़ों को पढ़ना, उनको ऑर्गेनाइज करना, टैली लगा करके टेबल बनाना, ग्राफ के माध्यम से इन आंकड़ों को प्रस्तुत करना और सामान्य से जो टूल्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, मीन, मीडियन, मोड जैसे बेसिक कंसेप्ट्स को की गणना कैसे की जाती है यह बताया जाता है, यह सिखाया जाता है। इसके बाद है जो सेकंड पेपर है 11th क्लास का, वो है पेपर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इसमें विद्यार्थियों को बताया जाता है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर क्या है, कितने प्रकार के बाजार होते हैं, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार, और बाजार के इन विभिन्न स्वरूपों में कैसे मूल्य का निर्धारण होता है। ये बातें 11th क्लास के सेकंड पेपर का कंटेंट है। जब बच्चा 12th क्लास में आता है यानी अपनी विद्यालयी शिक्षा के अंतिम पायदान पर आता है तो उस समय उसको जो पेपर्स पढ़ाए जाते हैं उसमें फर्स्ट पेपर है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंतर्गत स्टूडेंट्स को नेशनल इनकम का कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। राष्ट्रीय आय की जो इंट्रोडक्टरी जानकारी है वो उन्हें 9th क्लास में मिल चुकी है। अब 12th क्लास में बच्चे इसका थोड़ा विस्तारित स्वरूप जान पाते हैं। मतलब नेशनल इनकम क्या है, भारत के नेशनल इनकम में कौन कौन सी बातें समाहित हैं, किस क्षेत्र का कितना योगदान है राष्ट्रीय आय में, ये सारी जो जानकारी है उन्हें
12th क्लास के बच्चों को फर्स्ट पेपर में प्राप्त होती है। नेशनल इनकम के अलावा इस चैप्टर में इस पेपर में मनी एंड बैंकिंग का कंसेप्ट है। इसकी भी इंट्रोडक्टरी जानकारी उनको पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन अब उनको जो जानकारी दी जाती है वो है इसका डिटेल स्वरूप, इसके बारे में डिटेल में बताया जाता है। जैसे पहले उन्हें ये बताया गया कि बैंक लोन देते हैं, लेकिन अब उनको बताया जाता है कि कैसे आरबीआई बैंकों का बैंक है, कैसे मुद्रा के छापने में बैंकों की भूमिका होती है, कैसे बैंक जो है वो अन्य कार्यों को अंजाम देते हैं, कैसे बैंक के द्वारा अन्य कार्यों को किया जाता है, और कितने प्रकार के बैंक होते हैं, राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक, कृषि संबंधित बैंक, नाबार्ड क्या होता है, इंडस्ट्रियल बैंक, औद्योगिक बैंक क्या होता है। यह सारी बातें 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के पेपर का हिस्सा है। इसके अलावा जो सरकारी बजट, सरकार के द्वारा जो बजट बनाया जाता है, इसका अध्यापन भी 12th क्लास के इस पेपर में किया जाता है, जिसमें सरकार कैसे बजट बनाती है, बजट में आय के प्रमुख मद क्या होते हैं, व्यय के प्रमुख मद क्या होते हैं, और भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, भुगतान संतुलन का क्या महत्व है, ये सारी बातें 12th क्लास के फर्स्ट पेपर का हिस्सा है। सेकंड पेपर जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उसमें भारत के स्वतंत्रता के बाद से अब तक की जो विकास यात्रा है उसका लेखा इसमें प्रदान किया जाता है। यानी समय समय पर कौन कौन से आर्थिक रिफॉर्म्स हुए हैं उनके बारे में बताया जाता है, उन रिफॉर्म्स का क्या प्रभाव हुआ है इसके बारे में बताया जाता है, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में किस प्रकार से देश विकास के रास्ते पर बढ़ा है, कब और क्या किस तरह की परेशानियां आई हैं, उन परेशानियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए, आदि बातें 12th क्लास के इस पेपर में बताई जाती है। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स का जो कंटेंट है वो विद्यालय के स्तर पर 4 कक्षाओं में बताया जाता है। 9 और 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, और 11 और 12 में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, जिन बच्चों को यह विषय पसंद हो वही इसे लेते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स का जो कंटेंट है उसे केवल एक अर्थशास्त्र के कंटेंट के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है। इस विषय सामग्री को पढ़ाने के समय इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के माध्यम से किसी भी विषय को पढ़ाते हैं तो उसके बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे इतिहास में हम पढ़ते हैं त्रिकूट संघर्ष के बारे में। त्रिकूट संघर्ष क्यों हुआ था? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने के लिए, यानी कन्नौज के ऊपर आधिपत्य की प्राप्ति के लिए यह घटना इतिहास की है, परंतु इसके मूल में जो घटना है वो उसका संबंध अर्थशास्त्र से है, और उस घटना के और भी मूल में कारण भौगोलिक है। कन्नौज गंगा के प्लेन में बसा हुआ क्षेत्र था, अत्यंत उपजाऊ था। उपजाऊ होने के कारण जिस भी राजा के अधिकार क्षेत्र में कन्नौज होगा उसकी आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। जब उसकी आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी तो वह राजा अपनी सिविक एक्टिविटीज को भी अच्छी तरह से संपादित कर सकता है। तो जब भी इतिहास में इस घटना को पढ़ाया जाए तो उसमें अर्थशास्त्र, भूगोल और नागरिक शास्त्र को जोड़ते हुए पढ़ाया जाएगा, तो यह बच्चों के लिए ज़्यादा ज्ञानवर्धक होगा, ज़्यादा सपोर्टिव होगा। इसी तरह से हम इकोनॉमिक्स की किसी घटना को अगर लें, जैसे कि कैसे किस प्रकार से मनी का जो स्वरूप हमारे सामने है, मनी का ये स्वरूप कैसे हम लोगों के सामने आया, यानी कि धातुमान के बाद पत्र मुद्रामान, और पत्र मुद्रा के बाद आज हम प्लास्टिक मनी की बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें इतिहास से रिलेटेड है, क्यों और किन कारणों में धातुओं का स्वरूप बदलता गया, ये इतिहास का विषय है। लेकिन इसे जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे तो इसके पीछे जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ऐतिहासिक परिदृश्य है, जैसे कि हम विभिन्न समयों में हम विभिन्न अवसरों पर जो सिक्के होते हैं, सोने और चांदी के जो सिक्के हैं, उनमें जो समय अंकित होता है और उनके पीछे की जो घटना है, उसमें किस राजा का चित्र बना हुआ है,
यह सारी बातों का हम उल्लेख करके बता सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के माध्यम से जब हम पढ़ाते हैं तो वह बच्चों को विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट्स को ज़्यादा डीपर लेवल पर अध्ययन करने के लिए इनेबल करता है, यानी वो उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। ज़्यादा गहन स्तर पर बच्चे विषयों के और विभिन्न संप्रतियों के अर्थों को समझ पाते हैं। और इसके अलावा जब हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के माध्यम से पढ़ाते हैं तो बच्चे विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याओं के प्रति सजग हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम कन्नौज की घटना का जैसे उदाहरण देते हुए और जब हम उसे आज की घटना से रिलेट करें, आज चीन और भारत के बीच में जो तानातनी की स्थिति बनी हुई है, युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है, उस युद्ध की स्थिति का आर्थिक क्या उसका कनेक्शन है और उसका जो भौगोलिक कनेक्शन है, जब हम इन दोनों बातों को एक करते हैं, एक करके पढ़ाते हैं तो बच्चे विषयों से इतर उन कंसेप्ट्स को समझ पाते हैं, उन समस्याओं के प्रति अपना एक दृष्टिकोण विकसित कर पाते हैं। इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बेहतर अधिगम की आवश्यकता है। और जब हम इस तरह इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ाते हैं, यानी बहुत प्रकार के जो विषय हैं उनसे संबद्ध करके जब हम विषयों को पढ़ाते हैं तो ये बच्चों को अवबोध प्राप्त होता है कि ये कोई कंसेप्ट सिर्फ इस विषय से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये विषय क्लासरूम से बाहर डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप मार्केट के बारे में पढ़ाते हैं और जब पढ़ाते समय अपने शहर, अपने देश के, अपने शहर के जो आप होलसेल मार्केट के बारे में पढ़ाते हैं या आप किसी वस्तु के उत्पादन क्षेत्र के बारे में बताते हैं, ज्योग्राफिकल कंसेप्ट से रिलेट करके पढ़ाते हैं, तो बच्चे उस कंसेप्ट का मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया पे पड़ने वाले प्रभाव और अपनी डेली लाइफ में कैसे विभिन्न वस्तुओं के जो मूल्य हैं वो डिफर करते हैं एक मार्केट से दूसरे मार्केट को, ऐसे कंसेप्ट्स को वो रियलिटी के जो कंसेप्ट्स हैं उनको उससे रियलिटी से रिलेट कर पाएंगे। तो इस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमेशा ही विद्यार्थियों के लिए सहायक है।